अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। पाकिस्तान में जो हालिया बारिशें और सैलाब हैं, उनकी वजह से अभी तक तकरीबन 50 लाख लोग जो हैं वो बेघर हो चुके हैं और तकरीबन एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 20 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। पाकिस्तान के पास पता नहीं रिजर्व में 20 अरब डॉलर है या नहीं है, मुझे नहीं पता उसका, लेकिन ये नुकसान बहुत बड़ा है। दुनिया में किसी भी मुल्क के लिए हो तो बहुत बड़ा है। अब इसमें कई रीजंस हैं। क्या हमारी तैयारियां थीं? अगर थीं तो उसमें क्या कमी कोताही रह गई? क्या हमने उसको सही अप्रोच किया कि नहीं किया? क्या हमारी सिर्फ दिखावा है जो हम रेस्क्यू के लिए जा रहे हैं, या लोगों को मिलने मिलाने की बातें हम कर रहे हैं, या हम बाकी कोई उस पर अमल कर रहे हैं? लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अगले साल तो 30% ज़्यादा बारिश होनी है, अगले साल तो 30% ज़्यादा सैलाब आना है। तो अभी जबकि ये फसल तो ख़त्म हो गई, तबाह हो गई, चाहे कपास हो, कमाद हो, गंदम हो। गंदम तो लगनी नहीं है, क्योंकि अगर 2 महीने तक पानी नहीं खुश्क होता तो गंदम कैसे लगेगी वहाँ पे। सब्जियाँ जो है नापैद हो गई हैं, अब आपको ऑलरेडी बाज़ारों में नहीं मिल रही हैं। तो अगले साल अगर 30% ज़्यादा आनी है, तो अगर 8-10 महीने तक यह ज़मीन खाली होनी है, चाहे वो सिल्ट के साथ हो, मैं कहता हूँ ना भी हो सिल्ट, तब भी जब वो खाली होनी है तो काश का टाइम नहीं, दोबारा मानसून का टाइम है। काश्तकार क्या करेगा? ये रोज़गार कैसे चलेगा? हुकूमत को क्या क्या करना चाहिए? हमारी जो आबी पॉलिसी है नेशनल डिज़ास्टर की, वो क्या होनी चाहिए? टू डिस्कस ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस एंड टू एड्रेस सम ऑफ देम, डॉक्टर शफीक कम्बो हैं, ये हमारे साथ हैं। मेरे माहौलियाती या ब्लॉक के अजमल रहीम है, और अजमल रहीम माहिर इल्म नजूम हैं और एस्ट्रोलॉजर हैं। इनको मैंने वजह से दावत दी है क्योंकि 3 महीने पहले इधर ही इसी शो पे बैठ के इन्होंने बड़ा प्रिडिक्ट किया था कि जी इस दफ़ा बारिशें बहुत ज़्यादा होंगी और सैलाब से बड़ी तबाहकारियाँ होंगी, और उसके ये रीज़न्स हैं। तो मैंने कहा इनसे पूछते हैं कि भाई तुमने एक प्रिडिक्शन कर दी, वो पता नहीं वो पूरी हो गई। मेरे मतलब तो जितनी भी प्रिडिक्शंस की इन्होंने आज तक गलत की, लेकिन खैर आगे की कोई अच्छी प्रिडिक्शन भी है इनके पास कि नहीं है। तो आप दोनों हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। अजमल रहीम साहब, आपने कहा था कि सैलाब आएगा जी और बारिशें आएंगी, ये कब तक आसानी होगी? सर, मैं आपको दो तरह के, एक तो एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा और एक क्योंकि मेरा हाँ, ताल्लुक, क्योंकि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम भी कर चुके हैं कई साल। और मैंने पहाड़ी इलाके में भी काम किया है और एज ए फॉरेस्ट ऑफिसर, और मेरा इस पे मंगला वाटरशेड पे थीसिस भी था। सर, बेसिक चीज़ें जो है ना, हम लोग जो असल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सैलाब पहले भी आते थे सर, कोई नई चीज़ नहीं हुई, कोई अनहोनी चीज़ नहीं हुई। पहले भी मुझे याद पड़ता है बंद रोड तक 7 आन के पानी लगता था, यही रावी इतना ही पानी लेता था, लेकिन रुकावटें नहीं थी। ज़मीनों पे वो क्या कब्जे नहीं थे, कब्जे हाउसिंग नहीं थे, सोसाइटियाँ नहीं थी, गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियाँ वो नहीं थी। पानी निकल जाता था। ठीक है, और उस वक्त अवेयरनेस नहीं थी, ये हमारे पास मोबाइल नहीं था, हम लोगों को नहीं पता लगता था कि तबाही कहाँ हुई क्राउड है? बस्ट हुआ कि नहीं, आता उधर ही था। आपने नोट किया कि पहले जब पानी नीचे आता था ना, वो पानी आता था, हल्की सी मिट्टी आती थी। अब क्या आया सर? पत्थर आया, गारा आया। अब इसकी वजह सर, जो हमारा पहला डिफेंस है ना, जो जिसे कहते हैं पहली गोली खानी, वो दरख्त है, जंगल है। ठीक है, बारिश पड़ती है पहाड़ी वाटरशेड पे ऊपर जब, और पहला जो थ्रस्ट रोकता है वो दरख्त के पत्ते, फिर झाड़ियाँ, फिर नीचे अंडरग्राउंड, और फिर वो पानी को स्लो करके एक महकमा होता था वाटरशेड मैनेजमेंट, के वो रास्ते में जितने थे उन पे चेक डैम रोक रोक के पानी नीचे लाते थे और चले। वो महकमा ख़त्म हो गया, दरख्तों की साइंटिफिक मैनेजमेंट ख़त्म हो गई, दरख्तों की रुथलेस कटिंग शुरू हो गई। अब दरख्त जो है ना सर, एक साइंटिफिक तरीके से बड़ा किया जाता था। कार्बन डाइऑक्साइड जो जज़ब करता था दरख्त, वो स्टोर करता था। दरख्त का तना जो था ना, वो कार्बन। अब वो आपने नोट किया होगा कि डंडे खड़े हैं, क्यों कि हम क्रॉप को खोलते ही नहीं है, फसल वहीं की वहीं है, उनकी ग्रिप सॉइल पे ख़त्म हो गई, और उनकी जो जड़ें थी वो सॉइल को बाइंड करके रखती थी। अब क्या हुआ, 96 से साइंटिफिक मैनेजमेंट बंद हो गई, वर्किंग प्लान बंद हो गए, और उन्होंने इसको छोड़ दिया। सर, इंडिया में, यूएसए में, ये सारा एक 1 यूनिट सिस्टम चलता है, और उसको कंट्रोल करता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जो उनकी सेंट्रलाइज सर्विस है। हमारी तो उन्होंने सर्विस का ही सत्यानाश कर दिया। जो डॉक्टर शफीक कम्बो साहब ये जितनी बातें कर रहे हैं उनमें कितनी सही है, कितनी गलत है?
इनकी बात इस हद तक तो बिल्कुल दुरुस्त है कि इस खित्ते में सैलाब जो हैं मानसून के दौरान ये आना जो है ये मामूल था, लेकिन अमूमी तौर पे ये सैलाब आते थे इन डिकेड। अब ये जो हर दूसरे तीसरे साल आने लग गए हैं और फ्यूचर के अंदर ये प्रेडिक्शन है कि इनकी आने वाले सालों में तादाद में भी बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। तो ये इस बात की गमाज़ है कि यहाँ पे कुछ और भी हो रहा है। एक वो सैलाब के पीछे जो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का रोल है। अब ये हम कह रहे हैं कि जी ग्लोबल वार्मिंग, देखें कराकोरम पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ है जिसके नीचे इंडिया पड़ा हुआ है। कराकोरम पे ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लडिंग बहुत ज़्यादा हुई है। एक तो क्योंकि पानी दो सोर्सेज से आ रहा है ना, एक तो ये जो खलीज बंगाल से जाने वाली हवाएं हैं ये मॉनसून पैटर्न लेकर आ रही है, दूसरा ग्लाफ के ज़रिए से। तो इस दफ़ा जो ये दोनों इवेंट्स हैं इन दोनों, और हमने जो क्लाउड सीडिंग की है, अच्छा वो क्लाउड सीडिंग जो है वो हमने एक और वक्त की थी जिस वक्त यहाँ पे ड्राउट लाइक सिचुएशन थी। वो तो हमें उस वक्त इसलिए ज़रूरत थी कि हमारे यहाँ स्मॉग ने जो है वो डेरा डाला हुआ था, तो उसको हमने कहा कि ये वाइप आउट कर दें हवा में जितने ये पार्टिकल्स जो हैं स्टक। जब आप इतने केमिकल्स डालते हैं क्लाउड में तो कुछ तो उसका असर होना है। हाँ एग्जैक्टली, वो उसकी एक बिल्कुल क्लाउड सीडिंग के साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें जुड़ी हुई हैं जो कि साइंस जिसके बारे में खुद मानती है कि ये उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, इसलिए वो एक्सट्रीम सूरत में ही क्लाउड सीडिंग करनी चाहिए। अदरवाइज आपने बेसिकली वही है क्लाइमेट चेंज की वजह से। इंडिया ने तो इस सीजन में बहुत की है, इंडिया ने की है। ये आप तक पूरा मिडिल ईस्ट क्लाउड सीडिंग के ऊपर अपने यहाँ वो जो ग्रीनरी और ये सारा कुछ कर रहा है, तो उसके साथ ये देखें आप कुदरत के साथ फिर खेल रहे हैं, तो फिर इवेंचुअली कुदरत तो बदले लेगी। क्योंकि हमारे पास तो पानी नीचे आ रहा है ना। जी आ रहा है ना, लेकिन जब जिन मौसमों जिन महीनों में नहीं आता, क्लाइमेट चेंज की वजह से वेदर पैटर्न्स चेंज हो गए, हमने भी क्लाउड सीडिंग की तरफ जाना शुरू कर दिया, तो हम फिर नेचर के साथ खेल रहे हैं। तो अभी नुकसान कैसे पूरा करेंगे हम? नुकसान पूरा करेंगे कैसे? हम टैक्स लगाएंगे, हम पेट्रोल की कीमत कम नहीं होने देंगे, क्योंकि वो बात जहां से जिन्होंने ये नुकसान किया है, मैं बार बार एक बात कहता हूं, जिन्होंने ये नुकसान किया है हम क्यों नहीं उनको जाके पकड़ते और उनसे कहते, जो हाई एमिटिंग कंट्रीज हैं जिनकी वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग हुई है, ये सारा ग्लोबल वार्मिंग जिसके नतीजे में हम ये सब भुगत रहे हैं, हम क्यों नहीं उनके सर क्यों नहीं कह सकते? हमने उनसे भीख मांगनी हर वक्त? नहीं सर, भीख ना मांगे, ये हमारा राइट है। नहीं, हम क्या करेंगे, हमारी बात सुनेंगे वो? सर क्यों नहीं सुनेंगे ना, आप जरा निकालें तो सही अपनी यूथ को, थोड़ा सा उनको इस मामले पे, और तो किसी मामले पे आप पॉलिटिसाइज नहीं करते। आप क्लाइमेट एक्टिविज्म पूरे यूरोप के अंदर है, अमेरिका के अंदर है, आप क्यों नहीं अपनी यूथ को कम से कम इस इशू के ऊपर एक्टिवेट करते? आप पाकिस्तान वालों को ना करें, आप जो बाहर पीएसएस हर मुल्क के अंदर बैठी हुई हैं उन्हीं को सिर्फ पाकिस्तान की एम्बेसी के नीचे खड़े कर दें। वहाँ इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पे इतने एक्टिविस्ट हैं वो पाकिस्तान को सपोर्ट देंगे। ये जो बयानिया क्लाइमेट इनजस्टिस और लॉस एंड डैमेज का है, लॉस एंड डैमेज में हमें पैसे चाहिए, वो हम भीख नहीं मांग रहे, वो हमारा राइट है, बिकॉज वी कॉन्ट्रीब्यूट लेस देन 1% ग्रीन हाउस गैसेज, बट वी आर एट द फोरफ्रंट ऑफ रिसीविंग इट्स। आपकी एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है आगे क्या होना है? सर एस्ट्रोलॉजिकली मैंने आपको याद हो कि शुरू में कहा था कि पाकिस्तान के 12वें घर में मार्स है और ऊपर जुपिटर आके पहले राहु की स्केयर थी, फिर सैटर्न की स्केयर, और मून डील करता है पानी को, मार्स डील करता है डिस्ट्रक्शन को, ये ज़लज़ला, सैलाब और ये, तो ये चीज़ें एग्रीवेट मैंने इस बेस पे प्रोडिक्शन की थी कि इस साल आपने शायद ये भी कहा था कि आगे लगेंगी। हाँ वो भी लगे, जहाज़ क्रैश हुए सर, और आपके वो अग्रेशन भी हुआ, आर्मी पे प्रेशर आया, जंग भी हुई और ज़लज़ले भी आए, तो ये अभी ये कंटिन्यू रहेगा अगले साल, ये 1.5 साल सैटर्न, क्योंकि वहाँ पे एरीज में फाल में है, तो ये 2.5 साल जो है ना ये हम इस जद में रहेंगे, उसके बाद जाके निकलेंगे, लेकिन उसके लिए हमें मेजर्स लेने पड़ेंगे, हमें बड़ा काम। क्या हम ले रहे हैं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं ले रहे सर। हमारे जो आपको वो हमारी गुड़िया तो हर जगह नजर आ रही है सर, वो सलाब में नज़र आ रही है, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हम लोग 90% पैसे खर्च कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वो ग्रीनरी पे 10%। अब सर जब बजट वो 90% बजट फॉरेस्ट पे खर्च हो, चेक डैम बने, दरख्त वहाँ पे प्रोटेक्ट हो, फॉरेस्ट फायर से जान छूटे, और आप बच्चों को बाहर ट्रेनिंग के लिए भेजें, बाहर सीख के आएँ। सर नोबडी फ्रॉम द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज गोइंग अब्रॉड फॉर फॉरेन ट्रेनिंग, ठीक है। और फिर अभी तो जापान से खुद ट्रेनिंग लेके आई है ना। हाँ सर वो लेके आई ना, और फिर सर इन्होंने एक और ज्यादती की, इन्होंने सारे अच्छी बात है ना, आप कर लेंगे आपको ट्रेन। टेक्निकल हेड जो है ना वो उन्होंने सारे महकमों के ऊपर डीएमजी ग्रुप लगा दिया, जो सर सिर्फ अफसर शाही है भाई। तो बस फिर यही होता है ना। अब सर ककूल अकेडमी है, वहाँ पे अगर आप इन ब्यूरोक्रेट को लगा दें, क्या वो मानेंगे? क्या अकेडमी चलेगी? इन्होंने हमारी अकेडमी ख़त्म कर दी, इन्होंने हमारे ऊपर वो बिठा दिया।
अब वो कोई टेक्निकल काम जो है ना वो कहते हैं बस। अब ये सुनामी हुआ था, सुनामी रूथलेस तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ। सर डंडे खड़े हैं, डंडा फॉरेस्ट्री जिसे ना सर उसको हम मैनेज कर पा रहे हैं, ना थिनिंग, ना सिल्वीकल्चर ऑपरेशन, ना उसको दरख्तों को मोटा करने ले जा रहे हैं। सारी प्लांटेशनें सूख रही हैं और पहाड़ी इलाके पे सर आप जाके देख लें कि आपका सॉइल लेयर ख़त्म हो रही है। डॉक्टर शफीक साहब, जो तरक्की याफ्ता ममालिक है वो क्या करते हैं? सर देखिए, उन्होंने क्लाइमेट रिजिलियंस, उन्होंने अपने आप को सस्टेनेबल सॉल्यूशंस के साथ आए, बिकॉज दे डू हैव द रिसोर्सेज टू डू इट। बट अनफॉर्चुनेटली हम एक गरीब मुल्क हैं और साथ ही साथ हम लो एमिटिंग कंट्रीज़ हैं, तो इसलिए हमारे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं है कि हम लॉस एंड डैमेज के ज़रिए से उन लोगों से हम अपने रेपरेशंस जो तलाफियाँ हैं वो लेके और हम अपने आप को क्लाइमेट रिजिलियंट। यार अपना कहाँ से हम गरीब मुल्क हैं और लॉलेस हैं। आप कसूर में टैमरियाँ देख लें कितनी वो अपना वो पोल्यूशन कर रही हैं। आप इधर जाके फैक्ट्रियाँ देख लें, लाहौर के गर्दो नवाह में प्लास्टिक फेंक रही हैं, केमिकल्स फेंक रही हैं, पूरा फील्ड्स को कंटेमिनेट कर रही हैं। गवर्नमेंट तो चुप है। भट्टे हमारे चल रहे होते हैं 24 घंटे, ठीक है, कनक को हम लोग आग लगा रहे होते हैं। हम कौन सा को सेंसिबल बात की है? नहीं, वो बिल्कुल आपकी बात उस हवाले से बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन हमने ग्लोबल लेवल पे देखना है जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है ग्रीन हाउस गैसेस की वजह यार से। हम अपने लिए जिम्मेदार हैं ना कि हम अपने ऐसे के जिम्मेदार हैं। हाँ, ये जो जितनी आपने माल प्रैक्टिसेस बताई हैं ना, ये एनवायरमेंटल माल प्रैक्टिसेस, इनके नतीजे में हमें वाटर पोल्यूशन का सामना और एयर पोल्यूशन का सामना करना पड़ रहा है। ये ग्लोबल नहीं है, ये लोकल है, ये हमारी अपनी माल प्रैक्टिसेस की वजह से हो रहा है। लेकिन मैं सर की एक बात से यहाँ पे इख्तलाफ करने की जसारत करूँगा। सर ने एक खुश उम्मीदी की बात की है कि जी 1.5-2 साल बाद चीज़ें शायद इम्प्रूव हो जाएं, लेकिन मैं पता नहीं क्यों। नहीं सर, 2 साल से मुझे भी ये कह रहे हैं, एस्ट्रोलॉजिकल इनका एक और 2 साल perspective से मुझे भी ये कह रहे हैं और अभी तक तो वो टाइम नहीं आया। अच्छा तो इनकी 2 साल वाली लिमिट इनकी छोड़ दें। लोगों को मायूस भी नहीं करना चाहिए। है। मायूस में हरगिज़ नहीं कर रहा, लेकिन सर हम प्रेशर नहीं ना डालेंगे। सर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करें सर। जब पाकिस्तान बना था 2 करोड़ आबादी थी, अब 24, और हमारी यूटिलाइजेशन ऑफ फॉसल्स जो ऑयल है, गैसेस, जो आपने इतना एक्सप्लेन कर दिया है। अब अभी सर जो सबसे बड़ा बुरा फैक्ट जो आना है वो स्मॉग का आना है, और अभी तक हमने स्मॉग का एक्ट नहीं बना सके, अभी तक हम रोक नहीं सके, अभी तक हमने कोई काम नहीं किया। स्मॉग सिर्फ 2 किस्म की, एक प्राइमरी स्मॉग है जो सारा साल चलती है, और एक सेकेंडरी स्मॉग है जब ये कंडेंसेशन होगी, नीचे की गैसें ऊपर जाके जब आपस में मिलेंगी और पानी के कतरे मिलेंगे तो इंजूरियस सल्फ्यूरिक छोड़ दें अपना शफीक साहब, वो तो कल की बात है, अल्लाह ना करे कि हो। लेकिन ये वाटर बॉर्न डिजीजेस तो आज से शुरू हो रही है ना। एग्जैक्टली, ये तो फिर लाजिम बात है, सैलाब के साथ ये सारी चीज़ें तो फिर आपको हमें फेस करनी पड़ेंगी ना। तो जितनी तबाही मैं देख के आया हूँ अगले साल भी काश नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इस साल भी आपने चावल सारा तबाह कर दिया, अब आगे कपास जो है वो तैयारी हो रही है उसकी तबाही की, इसके अलावा आपकी सारी सब्जियां वगैरह खत्म हो गई, तो ये सारी जितनी कपास मैंने देखी वो तो तबाह हो गई है, वो तो डूब गई है। बताएं कहाँ से टेक्सटाइल मिले चलाएंगे आप? तो अगेन सर मैं इस पर यही कहूँगा, हमें मानना है कि क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है। आने वाले सालों में ऐसे वाक़यात जो क्लाइमेट चेंज से जुड़े हैं इनसे तबाही में इजाफा होगा, लिहाजा हमें अब इस न्यू नॉर्मल के मुताबिक अपने आप को अडेप्ट करना है, ढालना है। सर हमें अब सोचना है कि हमने आबादियों को नहीं बिठाना दरियाओं के दरमियान में, हमने नदी नालों के किनारे स्क्वीज करने के बजाय इनको एक्सपेंड करना है, रीमॉडलिंग करनी है सर हमने। इसके अलावा जो जंगलात जिनकी इन्होंने बड़ी हमने तो जितनी हाउसिंग सोसाइटियाँ बना दी उनका क्या होगा? लाहौर में भी हैं, कसूर में भी हैं, मुल्तान में भी हैं, ये तो मैं देख के आया हूँ। यानी तो बस आप फिर देख लें, फिर आप तैयार हो जाएं, अगर आने वाले सालों में इससे बड़ी तबाहियों के लिए तैयार हो जाएं। सर मैं कोई ऐसी कोई नहीं है कि मैं कोई इंट्यूशन बेस से बात कर रहा हूं, मैं डाटा के अंदर रहने वाला बंदा हूं। डाटा कह रहा है आने वाले साल मुश्किल है सारे के लिए, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस हम नहीं ना कम कर रहे। दुनिया में ऐसे लीडरशिप आ गई है जो ग्रीन हाउस गैसेस के हवाले से बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है, जो क्लाइमेट चेंज डिनायर हैं, वो तो कह रहे हैं ड्रिल बेबी ड्रिल, और पूरी दुनिया में ड्रिल। शफीक साहब, आपके ख्याल में हुकूमत की तैयारियां कंप्लीट थी? मेरे ख्याल में हुकूमत ने बहुत सारे लैप्सेस थे इस दफ़ा, मेरे ख्याल में बहुत सारे लैप्सेस थे। हमें बहुत नहीं, अब आप जापान ट्रिप को निकाल के बात करें। किसको सर? जापान के ट्रिप को निकाल के बात अब वो उस ट्रिप के अलावा भी मेरे ख्याल में हुकूमतें होती हैं विजनरी, विजन के साथ चलती हैं।
वो उनको लॉन्ग टर्म पॉलिसी विजन है ना, हर जगह मेरी तस्वीर है तो विजन हो गया ना। अनफॉर्चुनेट है हमारे यहाँ, हम जो पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए और शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए लेते हैं, लोग उसी को याद रखेंगे जो यहाँ डैम बना के जाएगा। एग्रीकल्चर का क्या होगा? सर एग्रीकल्चर ये इस दफ़ा बहुत लो हो जाएगी, आपको दरामद ही करना पड़ेगा बाहर से सारी चीज़ें, और ये काफ़ी रेट बढ़ेंगे सर। लेकिन एक चीज़ है कि अब मैं एस्ट्रोलॉजिकली बता दूं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में CPEC 2 हुआ ना, तो हमारी इकॉनमी उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो होगी ना वो थोड़ी सी राइज करेगी, ओवरकम करेंगे, लेकिन गरीब का कुछ नहीं होना सर, वो इसी तरह ही वो बेचारा पिसेगा। एक आपको मैं बात बताऊं नाजरीन, कि जब जॉर्ज बुश ने कहा था ना कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, तो हर आदमी को उसका मतलब नहीं समझ आता था। तो ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है इसमें 3 चीज़ें शामिल हैं। एक तो ये है कंट्रोलिंग इंफॉर्मेशन, जिसके पास इंफॉर्मेशन है वो बादशाह। दूसरा है कि कंट्रोलिंग फाइनेंस, कि जिसका फाइनेंस के ऊपर कंट्रोल है वो पूरी दुनिया को डिक्टेट करता है, वो हम देखते हैं हमारे साथ होता है। और तीसरा है प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट, कि जिन ममालिक में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन नहीं होगी वो ममालिक कभी भी कदम साथ मिलाकर बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ नहीं चल सकते। उनका हर साल अपनी इतनी तबाही होनी है और इतना नुकसानात होने हैं कि वो उसको रिकवरी में ही उनके सारे आप समझें कि जो एसेट्स हैं वो लग जाने हैं। तो शफीक कम्बो साहब, जब हमें इतने साल पहले जॉर्ज बुश ने बता दिया कि एनवायरनमेंट न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा है, तो हमारी पॉलिसीज़ का हिस्सा क्यों नहीं बना वो? 2 चीज़ें हैं, एक तो सर एडहॉकिज़म है हमारी पॉलिसियों में, और दूसरा शायद हमारे यहाँ हम एक रिएक्शनरी अप्रोच के इतने आदी हो गए हैं, हम कहते हैं ठीक है जब होगा देखा जाएगा। तो ये वो 2 चीज़ें हैं मेरे ख्याल में जिसकी वजह से हम तैयारी नहीं कर सके कि इन द लॉन्गर रन यहाँ पे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के ऐसे भी हमें रिपरकशंस इन शक्लों में भी नज़र आएंगी कि स्मॉग इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से हमारे यहाँ ग्लाफ्स होंगे, इस तरह जब पानी बार बार बरसना शुरू हो जाएगा, इतनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी आ जाएगी मौसमों में। तो मेरे ख्याल में ये 2 चीज़ें हैं। एक तो हमारी वही एक जो अप्रोच रही है हमेशा से रिएक्शनरी, कभी अगर हम प्रोएक्टिव होते हैं, मुबशर साहब आप मुझे बताएं, कभी अब दरियाओं के बेड में लोगों को ऐसे बसने देते। मैं बार बार इसलिए इसका तस्करा कर रहा हूँ कि इसको के सैलाब से बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। कभी हम चलिए ये तो पिछली हुकूमत में डाल सकते हैं ना बड़ी आराम से, लेकिन KPK में तो 3 हुकूमतें जो हैं वो एक ही रही हैं ना, एक ही जमात की, तहरीक इंसाफ की, तो वहाँ पे रिवर स्वात का बेड देख लें। जी एग्जैक्टली ऐसे ही ना, मैं वो ये कह रहा हूँ, मैं उनको एक्सक्लूड तो नहीं कर रहा, मैं वो भी इसमें बराबर के शरीक हैं कि वो मुसलसल इस हुकूमत में हैं, और उन्होंने सिर्फ सर KP बेड उसकी ना बात करें, जो नदी नाले पहाड़ों से आ रहे थे उन नदी नालों को स्क्वीज़ किया ना, जहाँ जहाँ सियाहत उन्होंने एक बिल्कुल इको डिस्ट्रक्टिव किस्म की सियाहत प्रमोट की है वहाँ पे, ठीक है, जहाँ जहाँ नदी नालों के किनारे लोगों ने आके उनको मजीद स्क्वीज़ कर दिया है। तो अगेन मैं वही कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ एडहॉकिज़म है, वक्ती तौर पे आप काम करते हैं, दूसरा आप रिएक्टिव अप्रोच के तहत अब रिलीफ एफर्ट है। ये रिलीफ एफर्ट जैसे ही रुकेंगी, आप फिर बताएं ना क्या विजन है रिहेबिलिटेशन का आपके पास, कि आपने जब दोबारा से रिहेबिलिटेशन यहाँ पे करनी है, उसके लिए विजन अभी तक हमें नहीं पता चल रहा कि जी क्या, जो आप बात कर रहे थे अभी कि जी क्या ये सोसाइटियाँ जो इतनी बनी हुई, जितनी आपने 10 सोसाइटियों के नाम बताए हैं, इनके लिए क्या प्लानिंग है गवर्नमेंट के पास? क्या प्लान है जी अजमल? सर कोई प्लानिंग नहीं है, वो जो जगह मिलती है वो उस पर घर बना देते हैं सब कुछ। सर एक दुनिया का एक इंटरनेशनल रूल है कि शहर की आबादी इतनी एक दायरा होता है, इससे आगे नहीं बढ़नी चाहिए, और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शहर दूर दूर आबाद करें। अब लाहौर ही देख लें सर, आप तो पुराने मेरे तरह लाहौर के पुराने जानने के लाहौर की अब क्या पोजीशन है। लेकिन मैं अब लाहौर को नहीं जानता, पूरे लाहौर को। सर अब कसूर तक आपने परसों भी लॉक किया कि कसूर तक लाहौर बन गया, उधर गुजरांवाला को लग रहा है, उधर वो तार ना लगी होती तो हम इंडिया में भी घुस जाते, वहाँ पे भी कुछ स्कीम बना देते। तो ये जब तक हम सर दुआ करें फतह करके बना दें। सर दो मुशर्रफ साहब के बारे में मशहूर थे, तो कहते थे कश्मीर से तार ला लो, तार चुक के ना 6 किलोमीटर पीछे लै जाता कि भी नहीं, गलत है तो उनका बारे में ये मशहूर नहीं, गलत बात है। अच्छा सर, वो मैं बात कर रहा था कि जब तक हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं, एक तो शॉर्ट टर्म प्लानिंग जो अब होगी, जो जिसको हम भाग दौड़ के कर रहे हैं और बड़ा कर रहे हैं, जब तक हम सर इसका एक एक्ट नहीं बनाएंगे, इसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे और लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करेंगे, पीछे से शुरू करेंगे सर पहाड़ों पे। तो यार वो जो पहाड़ों पे उसने 10 बिलियन
ट्री लगाए थे या लगाने थे, उनका क्या बना? सर वो एक रीजनरेशन थी, नीचे से वो जो बालों की तरह झूठ बोला ना, बाकी तो नहीं लगे ना? हाँ नहीं सर, वो कुदरती जो हो गया थे वो उनको ये नहीं, वो उससे count तो किया था। फंड इन्होंने ले लिया है। वो सर एक आग लगी तो सारे खत्म हो गए। फॉरेस्ट देखे, इतना बड़ा प्रोजेक्ट चला के आपने फॉरेस्ट फायर पे काम ही नहीं किया, और पूरा मरी पूरा जल रहा होता है पूरा। और उसकी वजह क्लाइमेट चेंज है। ये जो बुश फायर्स की बात कर रहे हैं सर, ये भी क्लाइमेट चेंज है। हम सिर्फ सैलाब में फंसे हुए हैं, स्मॉग में बुश फायर पता है आपको कैसे होती है? सर बुश फायर की वजह ये है कि जब ड्राउट रहता है ना, लॉन्ग स्टैंडिंग, क्लाइमेट चेंज की वजह से मौसम पे बारिश नहीं होती, मुसलसल जब ड्राई सिचुएशन रहती है, तो मरीज जैसे जिन पहाड़ों पे, अब उसके वो जो वहाँ पे जिस तरह के दरख्त हैं उनके वो गिरते रहते हैं, नीडल्स उनके जो है ना सर, वो सब नीचे- रेजिडेंस है उसका, बारूद है एक किस्म का। वो बारूद है, एक छोटा सा पत्थर लुढ़का नहीं, हाँ जी। और उसने वहाँ पे एक्टिविटी जनरेट नहीं की। अच्छा जी, मैं आपको इसकी एक और वजह बताता हूँ। कुदरत का तो हर काम में कोई ना कोई साइंस है ना। जब कोई ड्राउट से कोई जानवर मरता है जंगली और उसकी हड्डियाँ गलती हैं, तो ये हड्डियों के अंदर फास्फोरस होता है, और उस फास्फोरस से स्पार्किंग होती है, और फिर वो आग लगती है। और आप समझे कि अमेज़न के जंगल में तो कोई आग लगाने वाला नहीं है ना, तो वहाँ पे कैसे लगती है? ये कैलिफोर्निया के जंगलात में कैसे लगती है? मैं बताता वो ये जानवरों की हड्डियाँ जो हैं, वन रीजन है ये दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस। मैं ये नहीं कह रहा कि दिस इज़ द ओनली रीजन, बट दैट इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस। सर देखें, बात ये है कि दो किस्म के ये होते हैं, एक होता है नेचुरल आग लगना, एक होता है कि हमारी जो सोशल। नहीं, वो तो टिम्बर माफिया ना, जी वो तो बहुत ही घटिया जलील किस्म के लोग हैं जो टिम्बर चोरी करते हैं इस मुल्क का। मैं यानी मेरी अखलाकियात मुझे इजाज़त नहीं देती कि मैं वो जज्बात का इजहार करूं उनके लिए जो मेरे दिल के असल जज्बात हैं। जो पाकिस्तान की लकड़ी चोरी कर रहे हैं, पाकिस्तान का दरख्त काट रहे हैं, मैं उनके मतलब एक अच्छा अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता। इंसानियत की तरह कत्ल है ये। अच्छा, फिर हमारे रवैये अपने भी हैं। आप जाके वहाँ पिकनिक मनाने जाते हैं, आपने वहाँ आग लगाई, उसको बुझाए बगैर फिर गाड़ी में बैठ के चले गए, वही आग फैलती असल ज़्यादा आग लगती है जो हम सिगरेट पी के माचिस की तीली फेंकते हैं या बट फेंकते हैं। अच्छा सर मुबशर, मैं यहाँ एक बड़ी अहम बात करूँ कि मैं भी पिछली उसी से जुड़ा हुआ हूँ कि हम ये जो हमारी एडहॉकिज़म और ये जो हमारी रिएक्टिव अप्रोच है, मैं इसकी एक एग्जांपल दूंगा आपको यहाँ पे विजन की, कि लॉन्ग स्टैंडिंग विजन क्या होते हैं। मैं कुछ अर्सा जर्मनी में, मुझे अपनी पीएचडी के सिलसिले में वहाँ पे रहना पड़ा, तो मैंने वहाँ पे मुबशर, मैं जब 2016 में गया तो वहाँ पे हॉस्पिटल्स जो हैं इतने ज़्यादा थे, और इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल, मैं देख के हैरान होता था पाकिस्तान के अस्पताल देख के, और ख़ाली पड़े हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है हेल्थ में भी प्रोएक्टिव होते हैं, बीमार कम ही होते हैं। तो मैं बड़ा हैरान होता था। फिर जब कुछ अर्से में थोड़ी सी जर्मन आई, उनकी अखबार पढ़े, तो वहाँ पे लोगों ने लेटर टू एडिटर में अपनी हुकूमत से एक ही शिकवा था, इतने बड़े बड़े अस्पतालों की क्या ज़रूरत है हमें, इतना क्यों हमारे टैक्सों का पैसा तुम इसके ऊपर लगाए जा रहे हो। मैं भी उस नैरेटिव का हामी हो गया। लेकिन सर क्या हुआ, 2020 में जब कोरोना आया तो जर्मनी के अस्पतालों ने ऐसे परफॉर्म किया कि पूरे यूरोप के मरीज भी उसने अकोमोडेट किए वहाँ पे। तो फिर उनके वजीर उसने कहा हेल्थ ने कि इसलिए बनाए थे अस्पताल के वंस इन अ सेंचुरी आपके पास एक वो जो है आनी है, तो हमने उसके लिए तैयारी की हुई थी। तो सारे मर जाएंगे। एग्जैक्टली नहीं, मेरा विजनरी है ना, उन्होंने कहा कि हमने इसलिए इंतजाम करके रखा हुआ था। तो हमारे पास विजन, हमें सोचना चाहिए कि सैलाब, हम कहते हैं जी 5 साल बारिश ना हो, तो समझते हैं जी अब तो बारिश ना सैलाब ने आना है ना कुछ होना है, यहाँ पे सोसाइटियाँ बनाने की इजाज़त दे दो, यहाँ पे बेशक नाले को स्क्वीज़ कर दो। तो ये फ़र्क होता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म विजन का। तो ये मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा इशू है। हमें अब जैसे ही सर ये प्रेशर आप मीडिया पे के ज़रिए से हुकूमत पे खड़ा करें कि अब जब दोबारा से रीमॉडलिंग करनी है, आपने अब दोबारा से ये जब ख़त्म हो जाएगा, लाजिम है मानसून के एक ख़ास टाइम के बाद ख़त्म हो जाना है, तो अब जब आपने दोबारा से यहाँ रिहेबिलिटेशन करनी है, तो उसके लिए बराए मेहरबानी आप विजन के साथ चलिएगा, लॉन्ग टर्म। कोई डीजी फॉरेस्ट आएगा नया और वो सफ़ेदे के दरख्त लगा देगा हर तरफ कार्रवाई दिखाने के लिए, जबकि वो तो आपका पानी पी रहा होता है, चूस रहा होता है। क्यों सफ़ेदे के दरख्त लगाने से बाज नहीं आता? मार्जिनल लैंड के लिए, नॉट फॉर आम। मैं वही तो कह रहा हूँ। ठीक है, अब चांगा मांगा है ना सर, जिसमें 5000 एकड़ शीशम होना चाहिए, एक दरख्त भी शीशम का नहीं है। और डेविएशन फ्रॉम वर्किंग प्लान कहता था यहाँ पे शीशम लगना है, पर इन्होंने कहा कि नहीं ये लगा दो, और फिर मिक्स चूचू का मुरब्बा बना दिया। इसी तरह सर एक बंदा मतलब हमारे एक सेक्रेटरी आए थे, तो कहते चांगा मांगा शीशम काट के टीक लगा दे।
अब मुझे बताएं कि वो पागल उसका आदमी है। विजन को वो टीक जो है ना वो सर रेन फॉरेस्ट जहाँ पे बहुत ज्यादा रेन होती है साउथ अमेरिका में वहाँ पे ठीक लगता है तो वो यहाँ पे ये करते हैं फिर वो स्पेसिंग पे हमें कहते हैं जी इतनी स्पेस पे यानी हमें नॉन टेक्निकल बंदे बोलने नहीं देते। आप किसी फंक्शन में देखना भी सर परसों IUCN की कॉन्फ्रेंस हुई मरियम औरंगजेब साहबा ने करवाई मैनेजमेंट पे एक बंदा भी टेक्निकल लेक्चर नहीं दिया एक वाइल्ड लाइफ की तो मरियम औरंगजेब साहिबा तो थी ना, ठीक है ना उन्होंने बस वो लेक्चर जनरल साहब का ठीक है ना, वो दिया। अपना बस जब वो हैं या उस्मा बुखारी हैं या मरियम नवाज शरीफ हैं किसी और की कोई जरूरत रहती इतना है? पैसा जाया कर दिया उस कॉन्फ्रेंस पे सिर्फ खुद नुमाइश अजीब बातें कर रहे हैं यार, आपको पैसा जाया कर दिया, जो पैसा उनकी नुमाइश में लग गया तो अच्छा है। और वो उसको आप समझ jealous नहीं हो रहे हैं है। उनसे? वो मरी की रहने वाली है शी शुड रियलाइज व्हाट इज फॉरेस्ट। मैंने अभी देखा कसूर में जब मैं गया हूँ वहाँ पे आगे बॉर्डर के करीब इतना बांस लगा हुआ था, खूबसूरत भी लग रहा था, और हमें पता है कि हर 6 महीने में उसकी कटाई हो सकती है बहुत पैसा और उसमें सांप भी अंदर नहीं जा सकता जब वो थिक उसकी ग्रोथ होती है। तो आपके फॉरेस्ट वाले जो है इस तरह क्यों नहीं प्लांटेशन करवाते? सर प्लांटेशन मैं कहता हूँ कि होती थी चांगा मांगा 1 अरब रेवेन्यू देता था 1 अरब। अब 1 अरब के उसके इर्द गिर्द दीवार बना रहे हैं वो किधर उल्ट हो गया। वो हम सर भाई ठेका भी तो चाहिए ना हाँ, किसी। ठेका ये बात है ना। अब मुझे एक गोरा आया सर उधर तो वो बात मैं मोहसिन नकवी साहब मिलेंगे उनसे पूछूंगा कि दीवार के कितने पैसे लगते हैं। हाँ जी उनको पता होगा अरबों रुपए में लगी सर। और वो कहता है कि स्टूपिडनेस है कि अगर आप रिजर्व फॉरेस्ट के इर्द गिर्द दीवार बनाए इवन फेंसिंग भी करना बेवकूफ़ी है। एंड पहले इन्होंने फेंसिंग की फिर उसके बाद वो फेंसिंग उखाड़ के 6 साल बाद उन्होंने दीवार बनानी शुरू पैसा कर नहीं दी। बनाना किसी ने बस यार। ये यानी कि वही पैसा सर आप उसकी अपग्रेडेशन पे उसकी सिल्वी कल्चर पे लगा दें उसकी वो प्लांटेशन की जो पानी की नहरें हैं उनको ठीक कर लें। नाउ व्हाट? सर मैं ये कहूँगा हम बात कर रहे हैं एफॉरेस्टेशन की, रीफॉरेस्टेशन की, कोई बंदा भी डिफॉरेस्टेशन की बात यहाँ नहीं करता और मैं बड़ा परेशान होता हूँ ये देख के कि डिफॉरेस्टेशन इज़ द सेकंड और थर्ड बिगेस्ट एमिटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी क्विकली ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, उनका क्या करें? सर वो तो अब आप मैं अगेन कह रहा हूँ कि वो लोकल कोई हम उसके लिए यही कर सकते हैं कि हम कोई नीचे मैनेजमेंट ऐसी करें या पक्के लगाए उसको कि ना मेल्ट हो, क्या नहीं, करें? मतलब उसके लिए आप उनके उसके उस ग्लेशियर मेल्ट होकर उसके नीचे दरिया में आना है ना, तो कोई वहाँ फोरकास्ट सिस्टम लगा के और वहाँ से आबादी को हटा के उस पानी को आपको अभी स्मूथली हमारे पानी से आने रिपोर्टर दें। जुल्करनैन शेख ने बताया जो आपका स्टूडेंट भी है कि जनाब पे किस तरह से फोरकास्ट हो रहा है। हाँ नहीं एग्जैक्टली वो तो गेज नहीं है। सर वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि ये फोरकास्ट ये अंदाजों से कह रहे इतने क्यूसेक पानी आ गया, इतने क्यूसेक पानी आ तो गया। सर वो मैंने तो नहीं ना खरीदना, वो पॉलिसी मेकर्स ने, हमने तो सिर्फ कह ही सकते हैं ना कि ग्लाफ के फटने के लिए जो फोरकास्टिंग सिस्टम है वो उसके लिए इन्वेस्टमेंट्स तो उन्होंने करनी है या सीख करनी है, तो ये उनका काम है, हमारा काम हाँ है। जी। सर पहले एक वाटरशेड मैनेजमेंट होता था। वाटरशेड मैनेजमेंट पहाड़ों के पानी को स्लो करके नीचे लाना, वो महकमे ख़त्म कर दिया। अब मुझे बताएं कि पानी तो अब वो तो हमें सब कुछ बहा के ले जाता है। पानी को स्पीड वहीं तोड़ें, आराम से लेके आए। वो काम जब तक आप सर टेक्निकल बंदों को आगे नहीं लाएंगे ये मैं जब पाकिस्तान बना था तो 7% हमारे जंगलात थे, जी इस वक्त 2.9% हैं। गुर्बत लेकिन आप उसकी ब्राइट साइड देखिए, हाउसिंग सोसाइटियाँ कितनी हैं। हाँ वो कितनी बढ़ गई है। मुबारक हो आपको अजमल साहब, सर वो तो आपने जंगली दरख्त काट के अच्छे हाउसिंग सोसाइटियाँ सर बना 2 लाख आबादी 2 करोड़ आबादी 24 करोड़ आबादी। फिर अब मुल्तान में अभी आप होके आए हैं 5 लाख आम का दरख्त कटा है, किसी ने पूछा? फॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट। और इतना इतना दरख्त है जो कार्बन को स्टोर करके बैठा था। और फिर हम बात करते हैं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, बुश पे वापस चले जाएं, वो उसने सही और कहा। दरख्त को तो हम समझते हैं कि ये माहौलियाती इन्हतात इसी वजह से। हम सड़कें नहीं अपनी वाइड करते इधर। अच्छा सर अब एक और हम पे एलिगेशन है कि जी आप सड़कों पे नहरों पे दरख्त नहीं है। जितनी सड़कें वाइडनिंग हुई, जितनी नहरें पक्की हुई, पहले तो नहरों को पक्का करना ही नहीं चाहिए था, आपका वाटर टेबल गया, ठीक है ना, आपने अपना वाटर टेबल नीचे ले गए। अब वो दरख्त सारे कटे, उसकी रिप्लेनिशमेंट के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? कोई पैसे दिए, कोई काम करवाया फॉरेस्ट का? अभी तक इसी झगड़े पे कि नहरें फॉरेस्ट के पास होनी चाहिए कि यहाँ महकमा नहर के पास होनी चाहिए, इसी पे झगड़ रहे हैं अभी। और ना दरख्त लगने हैं और ना इन्होंने लगने देने हैं, ठीक है। रेल साइड प्लांटेशन सबसे बड़ी जमीन जो हमारी यार लगने क्यों नहीं देने?
सर वो दीवार बना लें या दरख्त लगा लें। अच्छा, कल मैं एक फ्रेंड्स फॉर फॉरेस्ट के नाम से कॉन्फ्रेंस थी, तो वहाँ पे हमारे सेक्रेटरी आए हुए थे फॉरेस्ट भी, तो एक मैंने उनसे सवाल पूछ लिया, मैंने कहा आपके पास टोटल कितना एरिया है और उस पर कितने दरख्त लगे हुए हैं जो आप सवाल कर रहे हैं ना। किसी को नहीं पता। उन्होंने बताया, उन्होंने कहा जी देखें आप, हमारे पास तकरीबन 16 लाख एकड़ जगह है जो महकमा जंगलात के पास है, उसमें से 12.5 लाख पे हमारे दरख्त ऑलरेडी लगे हुए हैं। अब हम कितनी कोशिश करके 3.5 लाख लगवा देंगे तो आप क्या समझ रहे हैं उससे पाकिस्तान में का कोई 50% फॉरेस्ट कवर हो जाएगा। तो इसलिए बहुत सारे बॉटल नेक्स हैं, इतना आसान नहीं है जिस तरह से आप समझ रहे हैं। अभी तक ये क्लियर ही नहीं कि हमारे पास एरिया कितना है। एरिया कितना, स्टैटिकल ब्यूरो कुछ कहता है, वो दूसरा महकमा कुछ कहता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पता ही नहीं हमारे पास एरिया कितना है। यार ये सारी आप अच्छी सी बातें रिटायरमेंट के बाद क्यों करते सर मैं ऑन रिकॉर्ड है, मेरे आप लोग inspection अपना note पढ़ें, जब सर, जब सरकारी मुलाजिम होते हैं सर, तो उस सर वक्त- जी सर यस सर आपका सर आइडिया बहुत अच्छा सर। मैं मुझे वो टीक आपके- वाले को आपने कहा होगा सर आपको तो मुझे उठा के भावनगर फेंका, आपके सामने मैं ओएसडी रहा हूँ, आप यूआर दी कि मेरे साथ होता क्या था, रोलिंग स्टोन था मैं, इसी बात पे था ना रोना। और वो लोग जो खुशामदी थे, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का वो हमेशा से ऐसा होता है, तो बस सर हर फिर डिपार्टमेंट में भुगते होता हैं है। ना, फिर हम भुगते हैं, अब मैं नेशनल अभी मरियम औरंगजेब आई थी आपके पास तो आप कर लेते कुछ मैं तो आई वाज नॉट देयर सर, मुझे तो वो कहते हैं कि ये नालायक आदमी है, इस हिसाब से बैठा टीवी पे बोलता रहता है। इससे अब हम क्या करें एज एन इंडिविजुअल, मैं क्या करूं मुझे बताएं। सर इंडिविजुअल देखें, मैं अगेन वो कह रहा हूँ कि हमारी चूँकि किरदार तो बहुत कम है इस ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के अंदर, तो वो ठीक है, वो हम कोई अपनी ग्रीन प्रैक्टिसेस को थोड़ा सा कर लें, मेरे ख्याल में हमें एडेप्टेशन। अब आपको मैं एक बात कहूं, Adaptation पे आना आपको बड़ी अजीब सी लगेगी, मैं इसे एक वजह से दावत इस्लामी तंजीम का बड़ा फैन हूं कि वो इतनी प्लांटेशन करा रही हैं, इतनी प्लांटेशन करा रहे हैं जेन्युइन। मैं अगर उनका भी फ़ोन करूं, कोई भी आप भी कहें ना कि यार मैंने दरख्त लगाना, वो आपसे पूछेंगे कितनी जगह, इतनी, वो आके आपको पौधे दे देंगे, ये लो लगा लो। एग्जैक्टली वो जी मैं और वो सदका जारिया समझ के इसको कर रहे हैं। पूरी हुकूमतें जो हैं उनसे ज़्यादा अगर प्लांटेशन कोई कर रहा है तो दावत इस्लामी वाले कर रहे हैं। एग्जैक्टली। सर और एक वो भी बहुत सारे कॉर्पोरेट activists। रिस्पॉन्सिबल जो सेक्टर है, जिसमें जो भी कोई फैक्ट्री लगाएगा, जो भी कोई पेट्रोल पंप लगाएगा, जो भी एक्टिविटी करेगा, उसको ही इज सपोज टू बी रेज ट्रीज। और मुझे बताएं, इतने पेट्रोल पंप, इतनी फैक्ट्रियां, उन्होंने उसके रेसिप्रोकल उन्होंने उसको एनओसी क्यों दिया? अच्छा नहीं, मेरे ख्याल में अब आप जो बात कर रहे हैं उससे एक और अच्छी बात यह है कि अगर हम ये कहें कि जितने इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इस मुल्क के अंदर बैठे हुए, उन सबको क्यों नहीं हम कहते कि यार बहुत कमाया आपने इस जमीन से। लॉ है जी कि जहां पे आप इंडस्ट्री बनाएंगे उसकी जगह आपको वो लगाने सर सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा ना, आप बियॉन्ड जितनी कोई ऐसी जमीन जो अभी फारग पड़ी हुई है, आप क्यों नहीं, आप कार्बन का, अच्छा आप कार्बन क्रेडिट सब भी कर सकते आप हैं। अभी जर्मनी गए हैं तो आपको फिनलैंड वगैरह भी गए हैं? जी मैं फिनलैंड फिनलैंड 90% ट्रेन में ट्रेवल किया आपने? बिल्कुल, होते ही ट्रेन पे चले, मजे की बात है कि फिनलैंड में ट्रेन पे आप ट्रेवल करें, आपको जमीन नहीं नजर आती, नहीं नजर आता। इतना फॉरेस्ट है, इतना दरख्त है। एंड यू नो व्हाट इज द शॉकिंग थिंग, पूरी दुनिया को न्यूज प्रिंट जो है जो दरख्त से बनता है वो फिनलैंड प्रोवाइड करता है, लेकिन अगर आप वहाँ दरख्त काटें तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है 14 साल। तो मैंने वहाँ पे पूछा उनसे फिनलैंड में, मैंने कहा यार तुम ये न्यूज़ प्रिंट कैसे बनाते हो? उनका रशिया से ट्री इंपोर्ट करते हैं। तो मैंने कहा अगर यहाँ से लोगे तो सस्ता पड़ेगा? कहते नहीं, महंगा पड़ेगा क्योंकि ये हमारी एनवायरनमेंट उड़ा देगा, तो दूसरे मुल्क का ट्री ले लें। सर आपको मैं, पाकिस्तानी थे जर्मनी में हमारे फारूक बेग साहब, उनके घर में एक पड़ोसी के घर का दरख्त की कुछ शाखें आ रही थी, वो कटवाने के लिए 21 साल से वो मुकदमा लड़ रहे हैं। हमारे एक और दोस्त है, उन्होंने लंदन में घर बनाया स्लाउ में, वो बीच में एक दरख्त आ गया था, पूरे घर का नक्शा चेंज करना पड़ा। काउंसिल वालों ने कहा जो मर्जी हो जाए इसको काट नहीं सकते, टक नहीं ये लगा स्पिरिट और ये विजन चाहिए। आपने जो कहा था ना, ये क्या है सोल्यूशन? ये सोल्यूशन है, अगर हम हर एक हवाले से ये वाला ले आए ना कि आपने जीरो जो है आपने कॉम्प्रोमाइज रखना है, गाड़ी धुआं छोड़ने वाली सड़क पे आने नहीं देनी। 42 प्रोजेक्ट लॉन्च किए हुए हैं हमारी आला वजीर आला ने, तो अब जब वो वजीर आला साहिबा उन 42 प्रोजेक्ट से फारिग होंगी तो 43वां करेंगी ना जो आप कह रहे हैं। मेरे ख्याल में नेशनल लेवल पे भी होना सर चाहिए। आप फॉरेस्ट को अंडर एस्टिमेट कर, फॉरेस्ट ना अगर आप उसको तरीके से उगाए ना तो रेवेन्यू भी देता है।
726 दरख्त भाई यार, ये ना समझाएं इनको। इरीगेटेड प्लांटेशन में सर उस फसल को खोलें, लकड़ी पता का नहीं इस्तेमाल लगता है भी कि नहीं करें, लगता बड़ा ये पैसा बाकी का बनाएं। ना कट जाए। और नहीं सर, काटने है, ये कटने वाले ऊपर बैठे हैं ना। अजमल रहीम आपका, डॉक्टर शफीक कंबो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, चलते चलते मैं एक बात बताऊं कि कुछ हुकूमत की जिम्मेदारियां होती हैं, कुछ हमारी जिम्मेदारियां। जो हुकूमत की जिम्मेदारियां और जहाँ पे वो कोताही करेगी, हम जैसे लोग उनकी निशानदेही करेंगे, बार बार करेंगे। जो आपकी कोताही है वो ये है कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आप 25 से 30 रुपया तो खर्च कर सकते हैं, और 25 से 30 रुपए में आपको एक नीम की कलम तो मिल जाएगी, उसको आप लगा देंगे। नीम का दरख्त जब आप लगाते हैं तो इसको सिर्फ 6 महीने गोडी करनी पड़ती है, और 6 महीने में यह तनावर हो जाता है। लेकिन नीम के दरख्त के नीचे तकरीबन 25 से 26% टेम्परेचर जो है वो कम होता है। जरासीम आ नहीं सकते घर के अंदर, वो उनको खाता है, उनको मारता है। और उसके बाद क्या कहते हैं, इसका जो फ्रूट है वो दुनिया की हर मेडिसिन में इस्तेमाल होता है। तो हम जब गाड़ियां लेके, मोटरसाइकिल लेके निकलते हैं दोपहर को, तो हम कहते हैं दरख्त की छाँव मिल जाए हमें। लेकिन क्या हमने खुद एक दरख्त अपनी ज़िंदगी में लगाया? आज अगर 24 करोड़ लोग अपने नाम का एक दरख्त लगा दें, कहीं पे भी ग्राउंड पे लगा दें, अगर घर में, फ्लैट में या कहीं और, तो 24 करोड़ दरख्त जहां एक साल के अंदर लगेंगे और तनावर हो जाएंगे, वहां पे सैलाब क्या, वहां पे ये क्लाइमेट चेंज भी इफेक्ट नहीं करेगा। सोचिएगा इस पर। अल्लाह हाफिज़।